हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं सुनील। आज हम राजनीति विज्ञान के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आगामी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस या अन्य आयोग द्वारा स्थापित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो एक पॉलिटी का जो पोर्शन होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसके द्वारा कई 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो हम पॉलिटी के प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और न सिर्फ आंसर खोजेंगे बल्कि उससे जुड़े हुए जो एक्सप्लेनेशन है, ताकि अन्य सवाल अगर उससे जुड़े हुए कुछ आ पाते हैं तो उनको भी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो इस हिसाब से हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब आयोग इस प्रश्न को तो दोबारा दोहराएगा नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिपीट करे, पर इस नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न पूछ सकता है। तो हम उसी की तरह से इसके एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि इससे जुड़े हुए अन्य सवाल हो सके। अब पूछ रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष। एक शब्द यहाँ पे पहले देखो, पहले, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष तो अभी भी हैं, पर पूछ रहा है पहले उपाध्यक्ष और किसके, नीति आयोग के। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन जो है कौन है, इसको हम आंसर पता करने से पहले नीति आयोग क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो नीति आयोग से पहले हमें एक आयोग जानना होगा, योजना आयोग। ठीक है, तो कौन सा आयोग, योजना आयोग। अब योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, योजना आयोग कैसे, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, संवैधानिक। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक, 15 मार्च 1950 को। और ये है एक संवैधानेतर संस्था, संवैधानेतर। ठीक है, संवैधानेतर संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। ठीक है, तो अब संविधान में नहीं है तो कैसी संस्था होगी, संवैधानेतर। अब फिर संविधान में अगर इसका जिक्र नहीं है तो कहाँ होगा, तो इसका जिक्र जैसे कि होता है, दो तरह से संस्थाएं बनती हैं। एक जैसे अब ये संवैधानेतर संस्था है, ठीक है, अब इसी का वर्तमान जो रूप है वो है नीति आयोग। अब कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो एक डेट याद रखो, 15 अगस्त 2014। ठीक है, 15 अगस्त 2014। इस दिन भारत के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि हम योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग गठन करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब नीति आयोग के बारे में हम जानने से, योजना आयोग जान लिया, नीति आयोग। अब दो लाइनें यहाँ से याद रखो। दो बात है कि योजना आयोग का वर्तमान रूप क्या है, नीति आयोग। योजना आयोग कब बना था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और योजना आयोग संवैधानेतर संस्था है। ठीक, अब नीति आयोग कब बना, नीति आयोग बनाने की घोषणा कब हुई, 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। अब नीति आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, ये भी ध्यान रखना। नहीं क्यों, क्योंकि योजना आयोग का ही तो सब्स्टिट्यूट है नीति आयोग। तो नीति आयोग, और नीति आयोग के लिए भारत सरकार का थिंक टैंक है, थिंक टैंक। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं नीति आयोग को। ठीक है, थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है कि भारत सरकार के लिए जो जितनी योजनाएं होती हैं उनके विषय में सोचता है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तरह इसके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इनमें बहुत सारा एक पूरा समूह होता है। और नीति आयोग का, जैसे योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, पहले एक उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष अलग है, पर क्या है, अध्यक्ष होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वही योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे। ठीक है, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री, वही वर्तमान में नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। सवाल पूछता है, फिर से मेरी बात ध्यान रखिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग कैसा है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग की स्थापना मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक उद्घोषणा द्वारा हुई है। इसलिए पूछेगा कि नीति आयोग कैसी संस्था, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग की स्थापना किससे हुई, मंत्रिपरिषद की जो उद्घोषणा द्वारा नीति आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, कब हुई है, 1 जनवरी 2015 को। बनाने की घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये जो इसके विषय में जो जानकारी है वो हमें लगता है कि पर्याप्त है। अभी कभी भी पूछता है तो हम इसको टैकल करने के उसमें रहेंगे। ठीक है, चलते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष। पहले अब पूछा पहले उपाध्यक्ष, तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। ये एक भारत अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। उनका कार्यकाल 2015 से 2017 तक रहा था।
2015 से 2017 तक, ठीक है। इनका कार्यकाल 2015 से 2017 तक रहा था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था, ठीक। केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किसके आधार पे? पहले ये देख लो, पहला भाषाई आधार पे। इसका मतलब पहला है, भाषाई आधार पे और भी बने होंगे, ठीक। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? पहला। पहले का मतलब ये होता है कि शुरुआत हो गई है, पर इसके बाद भी तो बहुत सारे राज्य बने होंगे भाषाई आधार पे, ठीक है। तो इसमें जो पहला हुआ था वो बना था आंध्र प्रदेश। और कब बना था ये? 1953 में। एक डेट याद रखो, 1953 में, ठीक। अब ये पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बन चुका था वो हुआ था आंध्र प्रदेश। इसके बाद एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का एक गठन हुआ था, जिसके हिसाब से अन्य जो राज्य बने थे वो उसी आधार पर बने थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रश्न को करने में हम सक्षम हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक। अब एक और प्रश्न आता है हमारा, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा एक आ गया? अतिरिक्त संवैधानिक संस्था। अभी मैंने कुछ बोला था, वही प्रश्न रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है? अतिरिक्त संवैधानिक संस्था मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, ठीक है, बॉडी जो है। अब इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब समझ लोगे तो हम इस सवाल को करने के लिए सहज महसूस करेंगे। चलो इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके विषय में क्या? अतिरिक्त संवैधानिक संस्था मतलब ऐसी संस्था जो संवैधानिक नहीं है, ठीक। संवैधानिक मतलब जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसको किसी संविधान जो हमारी संविधान सभा थी उस समय जो संविधान तैयार हुआ था उसमें इसका जिक्र नहीं है। अब वही एक संस्था पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है, नीति आयोग है। अगर आपने अभी तो मैंने जो एक प्रश्न पहले कराया था, अगर वो ध्यान सुना होगा तो इस प्रश्न को आप टैकल कर ले जाओगे, इसको सही से सवाल दे दोगे, इसका जवाब दे दोगे, मुझे खूब अच्छे से पता है, ठीक है। फिर भी हम जान लेते हैं। तो अंतरिक्ष संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, ठीक है। अब ऐसी संस्था दो प्रकार की और होती हैं। कैसी कैसी? एक होती है, एक संस्था ऐसी होती है जो संसद द्वारा पारित कानून से बनती है, ठीक है। और एक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक संस्था ऐसी होती है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की उद्घोषणा द्वारा बनती है, ठीक। कैसे? एक संसद द्वारा पारित कानून से, संसद द्वारा पारित कानून से, और एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की उद्घोषणा द्वारा, ठीक है। एक संसद द्वारा पारित कानून से और एक बनती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की उद्घोषणा द्वारा। अब संसद द्वारा पारित कानून से जैसे कि सेबी हो गई, ठीक, सेबी हो गई, मानव अधिकार आयोग हो गया, और आपका एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो गया, ठीक है। और अभी इसकी वजह से मैं बताया था केंद्रीय मंत्रिपरिषद की उद्घोषणा द्वारा कौन सा बना था? तो वो बना था नीति आयोग। और इससे पहले क्या थे? योजना आयोग, ठीक है, नीति आयोग और योजना आयोग। अब इसका पूछ रहा है कौन सी है? अतिरिक्त संवैधानिक संस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये संसद द्वारा पारित कानून से नहीं बन के केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, इसका जिक्र संविधान में नहीं है, क्योंकि संवैधानिक संस्था नहीं है। अब ऊपर के तीनों देख लो, संघ लोक सेवा आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग एक संविधान, चुनाव आयोग एक संस्था है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद 315 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है, और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है, ठीक है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 280 315 है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? नीति आयोग। मैंने फिर बोल दिया, आप फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बस सवाल कोई आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक सवाल है पर मैंने इसके साथ साथ कम से कम 3 से 4 सवाल करने के लिए आपके पास पूरी की पूरी व्याख्या कर दी है। अतिरिक्त संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है? ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, ठीक है। अब ऐसे जिक्र तो आप पूछ सकते हो कि सर फिर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जिनका संविधान, फिर उनको क्या कहेंगे? तो उन संस्थाओं का जिक्र जो है संसद द्वारा पारित कानून से बनती है और एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की उद्घोषणा से बनती है। जो संसद द्वारा पारित कानून से बनता है वो उसमें जैसे उदाहरणों से भी हो गई, ठीक है। अब इसको ये जितने भी जिक्र होंगे संसद द्वारा पारित कानून से बनेंगे। और ये मानवाधिकार आयोग हो गया, जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो गया। अब केंद्रीय मंत्री उद्घोषणा द्वारा जैसे हमारा सबसे पहले नीति आयोग, उससे पहले योजना आयोग था, ठीक है।
अब ये जो लोक संघ लोक सेवा आयोग ये इनमें इसको बाकायदा संविधान में इनके लिए विशेष रूप से इनकी शक्तियाँ सीमित क्या क्या इनके प्रावधान है ये सब संविधान में इसके विषय में इन तीनों के विषय में दे रखे हैं। इसलिए कैसी हैं ये संवैधानिक संस्था है, इनको शक्तियाँ संविधान द्वारा मिलती हैं, ठीक है, इनको संसद द्वारा मिलती है, उसको केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मिलती है, ठीक। तो नीति आयोग कैसी है, अतिरिक्त संवैधानिक संस्था। समझ में आ गई। चलो अगला सवाल देखते हैं फिर। अब पूछ रहा है सरकारी आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, अब पूछा सरकारी आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित हैं। अब पहले सरकारी आयोग को जान लेते हैं। सरकारी आयोग क्या, सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ। कब हुआ, 1983 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया, ठीक है। अब इसका गठन क्यों हुआ था, इसका गठन हुआ था केंद्र और राज्य के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए उनके संबंधों में सुधार हेतु एक जो गठन किया गया था वो सरकारी आयोग था और इसके केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी थी। तो किसके विषय में था ये, केंद्र राज्य संबंध के विषय में। कब गठन हुआ था, 1983 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र सिंह सरकारिया, ठीक है। इसी के विषय में इससे यही जानकारी मिलती है, सरकारी आयोग का गठन 1983 में। कभी कभी पूछ लेता कब हुआ था, तो 1983 में। कभी कभी नाम दे देता है तो राजेंद्र सिंह सरकारिया न्यायमूर्ति थे, ठीक है। कब से, केंद्र राज्य संबंध के विषय में। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान संबोधित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो साधारण सदस्यता, साधारण 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, 1/3 समर्थन से। अब पूछ क्या रहा है, पहले देखिए, संविधान भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित करने के लिए, मतलब कि आधिकारिक भाषा जो है भारत की संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, अगर हम उनमें कुछ घटाते हैं बढ़ाते हैं तो संसद कौन सी मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से, ठीक है, विशेष प्लस आधे राज्यों के बहुमत से, कौन सी बहुमत से इसमें प्रावधान कर सकती है, ठीक है। तो इसके विषय में क्या है हमारा, साधारण सदस्यता, साधारण बहुमत द्वारा। अब आधिकारिक भाषा, तो भाषा से संबंधित प्रावधान देख लेते हैं किस किस में है। तो भाषा से संबंधित प्रावधान हमारे अनुच्छेद भाग 17 में, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, और अनुसूची 8 में, ठीक है, अनुसूची 8 में। इससे भाषा से संबंधित प्रावधान किस में दे रखे हैं, तो भाषा से संबंधित जितने प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान के भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक है, और अनुसूची 8 में है। जैसे अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र होता है जो कि भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है, और ये भारत भाग 17 में है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक है, जो कि इन भाषाओं के संबंध में संरक्षण प्रदान करने के, ये अनुच्छेद 343 से 351 तक उनको संरक्षण प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, साधारण सदस्यता, साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत से संसद आधिकारिक भाषाओं में संशोधन अथवा जो उसका मन का जिक्र करता है, घटाना बढ़ाना जो भी है, संशोधन कर सकती है। कौन सी विधि से, साधारण बहुमत से। कौन करती है, संसद कर सकती है। समझ में आ गया। पूछ सकता है कि आधिकारिक भाषा का जिक्र कहाँ गया, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेदों में है, 8वीं अनुसूची में है, और भाग 17 में है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कह रहा है कि अनुमति के बिना संसद के कितने दिनों की अनुपस्थिति से कोई सदस्य अयोग्य हो सकता है, घोषित हो सकता है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर देखो किसकी अनुमति के बिना, अनुमति के बिना संसद से, एक शब्द को याद हो, संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति, एक ये शब्द ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों की अनुपस्थिति से कोई सदस्य अयोग्य, अयोग्य मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब इसका प्रश्न का सवाल मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देता हूँ कि मानो जैसे संसद सदस्य होते हैं, जैसे संसद हमारे जो केंद्र में संसद है, ऐसे राज्यों में राज्य विधानमंडल होता है। अब उसमें हम जो वोट देते हैं, जो सदस्यों को चुन के भेजते हैं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सदस्यों को आना पड़ता है। अगर वो किसी कारण से नहीं आ रहे हैं तो उनको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। पर एक संसद का अनुच्छेद 104 ये कहता है कि कोई व्यक्ति या कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य बिना सूचना दिए, किसको सूचना दिए, लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसको बिना सूचना दिए अगर 60 दिनों से लगातार संसद के सत्र में अनुपस्थित होता है, तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे अधिकार है कि वो उस पद को
संबंधित सदस्य के पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो कितने दिनों में? 60 दिन में। अब फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य संसद अध्यक्ष को बिना बताए, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद अध्यक्ष को बिना बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो संसद का जो हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष है, वो उस मतलब जिस भी अंग का है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ठीक है, तो वो उस पद को, उस संबंधित व्यक्ति के पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ये अधिकार किसका है? अध्यक्ष का, ठीक है, अध्यक्ष का ये अधिकार है। यद्यपि इन 60 दिनों में हम उन दिनों को काउंट नहीं करते जिन दिनों में संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है या स्थगित हुए होते हैं, उन दिनों को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो अभी समझ में आ गई मेरी बात कि संसद कितने दिनों के अंदर अगर कोई व्यक्ति संसद के सत्र कार्रवाई में नहीं भाग लेता है तो 60 दिनों तक अगर वो लगातार कार्रवाई भाग नहीं लेता है और इसकी इन्फॉर्मेशन वो लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा अध्यक्ष को नहीं देता है, तो ये राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष उसके पद को रिक्त घोषित कर सकते हैं। तो 60 दिन, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक DPSP, ठीक है, राज्य के राजनीति निर्देशकता सिद्धांत की सुविधाजनक अध्ययन के लिए किस रूपांतरण वर्गीकृत किया जा सकता है? कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अध्ययन कर, सहज अध्ययन के लिए उसे किस किस रूप में, मतलब हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी, ठीक है। हालांकि इसका जवाब क्या है? उपरोक्त सभी है, क्योंकि अब मैं आपको DPSP के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, उसके विषय में बता देता हूँ थोड़ा सा। एक संविधान में कहाँ कहाँ पे हैं। तो भारत संविधान का एक भाग है, भाग 4, ठीक है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP का क्या है? जिक्र है, ठीक है। भाग 4 में 36 से 51 तक ये क्या कहते हैं? ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित हैं हमारे DPSP, ठीक है। ये राज्य को विशेष निर्देश देते हैं कि वो भारतीय नागरिकों को किस प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, जनहित में कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, ये निर्देश देते हैं राज्यों को। यद्यपि इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये निर्देश हैं, आदेश नहीं है। ये आदेश नहीं है राज्यों के लिए कि आपको ऐसा करना ही होगा। निर्देश का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट वे में है कि आपको नागरिकों को सुविधा देने के लिए, उनके जीवन को सहज बनाने के लिए, उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे। तो वो कौन? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जिक्र है, ठीक है। और इसमें हम इनको सहज अध्ययन के लिए हमें समाजवाद, इनके कुछ तत्व ऐसे हैं 36 से 51 तक कि जो समाजवादी के रूप में है, कुछ उदारवादी के रूप में है, तो कुछ गांधीवादी के रूप में। तो इसलिए तीनों का इसका अंतर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में कहाँ पे जिक्र है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक है, जिक्र है। और इसको सहज अध्ययन के लिए हम समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी तीनों भागों में बांटते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यद्यपि DPSP का क्या कार्य है? ये राज्य के लिए निर्देश के रूप में काम करते हैं। निर्देश के मतलब क्या होता है कि वो कहता है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि आपको भारतीय नागरिकों के मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाने चाहिए, ठीक है। बस अर्थ कैबिनेट जाना जाता है। कह रहा है इकोनॉमिक कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग, ठीक है। ये किसने बोला था? अशोक चंद्र द्वारा कहा गया था, ठीक है। कभी पूछ ले किसने बोला था, तो अशोक चंद्र ने, ठीक। अब योजना आयोग के बारे में थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया था। एक संवैधानिक संस्था है और इसकी 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। हालांकि इसके वर्तमान जो स्वरूप है वो नीति आयोग है, इसको भंग कर दिया गया। ये इसके अध्यक्ष पहले प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। और ये भारत की मतलब सामाजिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी, मतलब उनके लिए विशेष रूप से पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था ये योजना आयोग, ठीक है। अब इसका जो वर्तमान रूप है वो नीति आयोग, जो मैंने बता दिया है आपको, ठीक। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय कैबिनेट है, प्रशासन सुधार आयोग ये एक अलग आयोग बनाया था। तो ये क्या है? योजना आयोग। अर्थ कैबिनेट का मतलब क्या है? तो योजना आयोग को हम क्या कहते हैं? अर्थ कैबिनेट कहते हैं। किसने कहा था? अशोक चंद्र द्वारा इसको क्या बोला गया था? योजना आयोग को अर्थ कैबिनेट कहा गया था, ठीक है।
भारतीय न्यायिक सार्वजनिक हित याचिका PIL पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन पेश किए जाने के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? ठीक, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सार्वजनिक हित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेश किए जाने के समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहले तो यहाँ पे देखो, ये UPPCS ने एक सवाल किया था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब क्योंकि हम सवाल के हिसाब से इसका जवाब देंगे तो दे सकते हैं कि इसका PN भगवती, आंसर क्या हो जाएगा? PN भगवती। यद्यपि मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये PIL पेश की गई थी तो उस समय PN भगवती मुख्य न्यायाधीश न होकर सिर्फ न्यायाधीश थे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे उस समय, ठीक है, ये नहीं थे PN भगवती, पर उसमें ये ऑप्शन दे नहीं रखा तो इसके हिसाब से हम PN भगवती लगाते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपको बताता हूँ कि 1979 में, ठीक है, 1979 में एक महिला हैं पुष्पा देवी हिंगोरानी, पुष्पा कपला, ठीक है, पुष्पा कम्पला हिंगोरानी, ठीक है। इन्होंने 1979 में PIL दायर की थी। उस समय ये PN भगवती न्यायाधीश थे, तो इसीलिए पुष्पा कम्पला हिंगोरानी को जनहित याचिका की मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनहित याचिका की जननी किसको कहा जाता है? पुष्पा कम्पला हिंगोरानी को। नाम याद रखना, पुष्पा कम्पला हिंगोरानी का, 1979 में उन्होंने पेश किया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको PIL जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, पुष्पा देवी कम्पला को। PN भगवती उस समय न्यायाधीश थे, हालांकि मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है तो इसलिए हमें इस हिसाब से इसका आंसर ये लगा देना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछते हैं जनहित याचिका क्या होती है, इसको भी जान लेते हैं। तो जनहित याचिका का थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, वो अपने अधिकारों को नहीं जानता है, ठीक है, कि उसका क्या क्या अधिकार है। तो जनहित याचिका ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, जो पीड़ित पक्ष है, उसके बिहाफ पे कोई भी किसी व्यक्ति को कानून का जानकार है, उसको कानून की जानकारी पढ़ा लिखा है, तो वो उसके बिहाफ पे, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाके दायर कर सकता है, ये कहती है, ठीक है। अब पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि क्या थी? किसकी पूछ रहा है? पहले ये ध्यान रखो, संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहले अंतिम बैठक, कभी कभी इसको भी पढ़ लेना, अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी, ठीक है। तो इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अब जब अंतिम पूछ रहा तो पहले ही पता होना चाहिए हमको। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये 2 डेट हो गई। अब इसी बीच में एक और डेट आती है 13 दिसंबर 1946 को। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अब जब डेट पे बात चल रही है तो 2-3 डेट हम जो जरूरी हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि भारत में जाके 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया और वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप जिसने ग्रहण किया था। ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने। वही अंतिम रूप से भारत की प्रस्तावना का उसने रूप धारण कर लिया था। अब जब ये आती है तो एक और डेट याद पूछ लेते हैं। जब 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक थी तो इसी के आगे क्या एक डेट आती है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। फिर से एक यहाँ पे ट्विस्ट आता है, 26 जनवरी एक और डेट आती है 26 जनवरी 1949, ठीक है। 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान जो हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया, ठीक है। और जब पूछेगा स्वीकार कब किया, लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अब याद रखना 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। कितनी डेट हैं वो डेट देख लो इसमें से। तो 26 नवंबर 1949 डेट है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। फिर आती है एक डेट 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ठीक है।
फिर एक डेट आती है, इसकी पहली तिथि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो 22 जुलाई 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया, जो भारत संविधान की प्रस्तावना का रूप ग्रहण किया। फिर आती है 26 जनवरी 1950 को, तो भारत संविधान लागू हो गया था। ठीक है, इतनी डेट आप सब याद कर लो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन स्थगित होकर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्थगित नहीं होकर सिर्फ समाप्त किया जा सकता है, मतलब उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, भंग किया जा सकता है। ठीक है, अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, 4 ऑप्शन थे हमारे पास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विधान परिषद। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? विधान परिषद। अब क्यों होगा वो देख लेते हैं। एक अनुच्छेद है 169, 169 अनुच्छेद कहता है कि संसद विधान परिषद का क्या कर सकती है? निर्माण। ठीक है, निर्माण कर सकती है या उसे भंग मतलब उस्तादन कर सकती है। ठीक है, उस्तादन कर सकती है। ठीक, अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि संसद विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और भंग भी कर सकती है। अब कैसे होगा? ये दोनों तब होंगे, दोनों ही प्रोसेस तब होंगे जब राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा पारित कर देता है। वो संसद को ऐसा कहता है कि मतलब हमारे राज्य में है, हमें विधान परिषद की आवश्यकता है तो भी, और वो ये कहता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है तो भी संसद 169 के द्वारा, अनुच्छेद 169 के द्वारा राज्य विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और उसे भंग भी कर सकती है। करेगी संसद ही। अच्छा, जो राज्य है उसको तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, पर ये जो निर्माण और ये इसके लिए संसद को केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता रहती है। ठीक है, संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं। संसद को कैसे बहुमत? संसद अनुच्छेद 169 साधारण बहुमत के द्वारा राज्य विधान परिषद का निर्माण और उत्पादन दोनों कर सकता है। ठीक है, विधान परिषद का। अब आप लोकसभा के बारे में जानते हैं, तो ठीक है, लोकसभा। अब लोकसभा, क्योंकि लोकसभा भंग होने का क्या है, लोकसभा क्या है कि 5 साल अपने आप उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन का मतलब क्या है? इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका 1/3 सदस्य हर 2 साल में पदच्युत होता रहता है। ठीक है, अब विधानसभा, इसका भी हर 5 साल बाद चुनाव होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? विधान परिषद। मैंने फिर बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 169 के संग किसको अधिकार प्राप्त है? संसद को निर्माण का भी और उत्पादन मतलब उसको भंग करने का भी। ठीक है, और साधारण बहुमत से है। ठीक, अब है भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वतंत्र रूप से कब स्थापित किया? ठीक, ये देख ली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वतंत्र रूप से कब स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, पर मैं फिर भी इसका आंसर दे देता हूँ, 1985 है। ठीक है, अब मिस्टेक क्या है वो मैं बता देता हूँ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वतंत्र रूप से 2006 30 जनवरी 2006 को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। 1985 में क्या आया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी। फिर से मैं क्या रिपीट कर दे रहा हूँ कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वतंत्र रूप से 30 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था, पर यहाँ पे कोई डेट दे नहीं रखी है। इसीलिए पहले एक विभाग था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, तो अब मैं समझ लेना मैं क्या कहने वाला हूँ, फिर समझ लो कि 30 जनवरी 2006 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, किंतु अब एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग 1985 में अस्तित्व में आया था। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 20। ठीक है, इसका आंसर 20 है। जो ऐसे है कि जैसे जब चुनाव होते हैं तो राज्यों के लिए अधिकतम होता है अधिकतम 530,
ठीक है। और संघ शासित प्रदेशों के लिए होता है अधिकतम 20। तो जो संसद में चुनकर जाते हैं राज्यों से अधिकतम 530 चुन के जा सकते हैं, और मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से जो पूछ रहा है उसमें केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम कितने जा सकते हैं, तो 20 जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको बता दे रहा हूँ केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 20।